हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो 3 दिन से हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी, थोड़ा गले में इन्फेक्शन सा हो गया था, तो अब थोड़ा रिलैक्स है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट फिर से। तो 2 लाइनें विकास दिव्यकर सर की जो मेरी फेवरेट है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो अनुभव होगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद जो आता है वो है हमारा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो देखो, वैदिक काल का सामान्य सा अर्थ आपको पता चल गया हो आपका अगर पढ़ा हुआ है। तो इतिहास में सीक्वेंस से चलते हैं ना, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। मतलब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया, अब सीधे मैं आपको महाजनपद पढ़ा दूं, जैन बौद्ध धर्म पढ़ा दूं, तो क्या आपके वो फ्लो रहेगा? नहीं ना। तो सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो चीजें और ज्यादा सरल हो जाएगी और सहज रूप से। तो देखो, वैदिक काल है जो हमारा, हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था 3300 से 1700 तक। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी हमको। अब वैदिक काल है, तो वैदिक काल से के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमारे वेदों से मिलती है। और वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई थी, पहले नहीं हुई थी। वैदिक काल के दौरान वेदों की रचना हुई थी, इसी कारण है वो इसे वैदिक काल कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। इसका कालक्रम था 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखो 1700 ईस्वी में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हम पतन पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक है, 1700 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो उसके कई साल, दो साल वर्ष तक, 2000 वर्ष तक जो हमारा इतिहास है वो कहीं गुमनाम सा हो जाता है। देन उसके बाद एक नई सभ्यता जो पनपती है वो है वैदिक सभ्यता। तो देखो, वैदिक काल एक परिचय आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, इसका जो कालक्रम है वो है 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक, यानी कि 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि 900 वर्षों का ये कालक्रम है। तो ये भी इतिहासकार 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट, ऋग्वैदिक काल, जो प्रारंभिक काल है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा, मतलब 500 सालों का ये काल रहा। ठीक है, 500 सालों का काल। और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा, यानी कि 400 वर्षों का ये कालक्रम रहा। ठीक है, तो देखो ईसा पूर्व में हम पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज। तो अब देखो, वैदिक काल के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे महाजनपद। तो ये तो वैदिक काल कंप्लीट करने के बाद में हम महाजनपदों की ओर चलेंगे। तो अब देखो, वापस आ जाओ वैदिक काल में, महाजनपदों में अभी नहीं जाना हमें। तो मैंने आपको बताया वैदिक काल का जो सामान्य से देखो कालक्रम 1500 से 600 ईसा पूर्व था। अब जो इतिहासकारों ने भी यही से 2 भागों में बांट दिया। मैंने शुरुआत की क्लास फर्स्ट में ही आपको बताया था कि इतिहासकारों ने जो हमारे चीजों को क्यों बांटा, रही 2 अलग अलग, मतलब जो कालखंडों में क्यों बांटा। तो जो एक बड़े स्तर पर आमूल परिवर्तन हुए, तो उन्हीं को आधार मानते हुए कह दिया कि नहीं भाई, ऋग्वैदिक काल अलग है और जो उत्तर वैदिक काल है वो अलग है। उसमें कुछ मतलब नए परिवर्तन हुए होंगे ना, बहुत ज्यादा स्तर, बड़े स्तर पर हुए होंगे, तभी उन्होंने अलग से उत्तर वैदिक काल बांट दिया, उत्तर वैदिक काल को अलग रख दिया। अब देखो, ये हो गया, ये तो 500 सालों का है और ये 400 वर्ष का है। टोटल ये हमारा 900 सालों का पीरियड है जो वैदिक काल टोटल। ठीक है, वैदिक काल पूरा। अब देखो, इसे श्रुति साहित्य क्यों कहते हैं? तो श्रुति साहित्य इसीलिए कहते हैं इसको, वैदिक काल को बात कर रही हूं यहाँ पे, क्योंकि जो इस टाइम जो लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो लोग थे वो अपनी बातों को कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते थे। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो मैंने यहाँ लिखा है भी है, ये तो बात हो गई जो आज के संदर्भ में।
लेकिन उस टाइम में ओनली लिपि का आविष्कार हुआ नहीं था, तो लोग है वो जो गुरु है वो शिष्य को ज्ञान कैसे देता था, तो जंगलों में जाकर वह सीधे बोल बोलकर सिखाता था, और लोग जो अपनी बातें हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस बोलकर स्थानांतरित करते थे, तो उनका जो ज्ञान है वो लिखित में नहीं था, ओनली बस बोल बोलकर एक दूसरे को बताते थे। इसी वजह से वो पीढ़ी दर ऐसे ही चलता रहा था। इसीलिए जो हमारी ये वैदिक काल है, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में मतलब आपको पता है कि इस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, बाद में धीरे धीरे इसके दौरान हुआ, तो फिर जो बातें थी वो लिखी गई, और फिर उनको भाई फिर लिखा गया, तो फिर उनको पढ़ा नहीं जा सकता था, मतलब प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन भाई उनको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और जो हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है उसमें न तो प्रमाण मिलते हैं, क्या ही उनको पढ़े हम, और जो ऐतिहासिक होता है उसमें हम जो आज के काल, आज जो हम हैं, तो जो काल हमारा चल रहा है वो ऐतिहासिक काल है, चीजें स्थायी है, लिखित है, और उनको पढ़ भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लिखित और उनको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह है, इसी को भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो अब देखो श्रुति साहित्य मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं, अपनी बातों को है वो एक दूसरे से बोल बोलकर स्थानांतरित करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य कहते हैं, ठीक है। अब देखो कौन है जो वैदिक काल में हम जिनका जिक्र करेंगे वो है आर्य। वैदिक काल में हम जो पढ़ते हैं वो है आर्य लोग, कि आर्य वैदिक काल में आपने सुना होगा कि आर्य आज भी आर्य रहते हैं। अब तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा भाई ये आर्य कौन है, कोई जाति प्रजाति विशेष है, भाई आर्य कौन लोग है। तो आपको बता दूं कि आर्य है वो कोई भी जाति वर्ग जाति प्रजाति से संबंधित नहीं है। आर्य ओनली भाषा सूचक शब्द है, ऐसे नहीं है कि ऑस्ट्रोलियाइड या फिर मंगोलिज्म ये वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है, जैसे SC ST OBC वर्ग वैसे नहीं, ये ओनली है वो भाषा सूचक शब्द है। खुद को जो श्रेष्ठ उत्तम रॉयल बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो जर्मनी का हिटलर तानाशाह था, वो भी जो अपनी जर्मनवासी जनता थी उनमें मतलब उनको मोटिवेट प्रेरित करने के लिए उनको ये जो आर्य शब्द है इसका इस्तेमाल करता था। खुद कौन, जो हिटलर था जर्मनी का। तो आज आपको एक कंफ्यूजन दूर हो गया कि आर्य भाई कोई भी जाति पर जाति विशेष शब्द नहीं है, आर्य कोई भी बंदा लगा सकता है, जैसे कोई भी SC ST OBC जनरल कैटेगरी कोई भी बंदा है वो लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसी वर्ग के लोग हैं वो लगाएंगे, क्योंकि ये जाति सूचक थोड़ी ना है, ये तो एक भाषा सूचक शब्द है। अब देखो कौन है आर्य। आर्य जो लोग थे उनके बारे में आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मुलर ने 1853 में किया था। मैक्स मुलर ने कब किया था? 1853 में। एक जर्मनी के विद्वान थे और जो ब्रिटिश कंपनी थी उसमें ये कार्यरत थे। इन्होंने जो अपना अधिकांश समय है वो इंग्लैंड में बिताया था, मैक्स मुलर। अब देखो आर्य शब्द का अर्थ मैंने बताया, आपको पहले ही बता दिया मैंने कि आर्य कोई भी जाति भाषा जाति या प्रजाति सूचक शब्द नहीं है, ये ओनली भाषा सूचक शब्द है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो इसका शाब्दिक सा अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, सभ्य, ठीक है। श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, सभ्य, और ये एक है भाषा सूचक शब्द, ठीक है। तो देखो भाई आज आपको कंफ्यूजन थी तो वो आपकी क्लियर हो गई। हमारे यहाँ भी कई लोग, बहुत सारे लोग हैं वो आर्य लगाते हैं, मोहन जी आर्य, वंदना जी आर्य, ऐसे करके आप भी लगा सकते हो आर्य, खुद को श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, सभ्य बताने के लिए। देखो अब देखो आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। इस समय में दो मतलब जो विचार चलते हैं इतिहासवेताओं के कि ये विकासवादी और विसरणवादी ये सिद्धांत देते हैं। इतिहासकार है वो ये सिद्धांत देते हैं। जो विकासवादी सिद्धांत है ये क्या कहता है कि ये कहता है कि जो आर्य हैं वो भारत के ही थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद और ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ होने से पहले
हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि इतिहास आपको पता है 2 वर्ष तो मैंने कहा गुमनाम रहा। यहाँ पर देखो 1700 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था, फिर यहाँ पर 1500 से ये सभ्यता प्रारंभ होती है। तो अचानक ही वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद और वैदिक काल के प्रारंभ से लेकर यहाँ तक कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं इस दौरान। तो भाई जाहिर सी बात है, ये जो विकासवादी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं वे इतिहासकार कहते हैं कि ये है वो हमारे भारत के ही लोग हैं, आर्य जो है वो भारत के ही रहने वाले थे, और समय के साथ है वो इनका मतलब डेवलपमेंट हो गया, पहले से ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है इस कि जो वैदिक संस्कृति थी ये है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विपरीत थी। कैसे? क्योंकि वो नगरीय थी लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है, ग्रामीण। वो नगरीय थी, ये ग्रामीण है। अब ये तो दूसरा विसरणवादी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई नहीं, आर्य है वो अलग से आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं, मतलब मध्य एशिया से आए हैं। ये ऐसा मानते हैं कि आर्य भारत के निवासी नहीं है, ये दूसरे देशों से आए हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो इस संबंध में कई मत चलते हैं, तो वो मत देखो। सबसे पहले एलडी कलर साहब क्या कहते हैं कि कश्मीर के हैं ये। एलडी कलर कैसे? कलर कैसे? कश्मीर, ऐसे ये बोलते हैं कि एलडी कलर कहते हैं कि ये कश्मीर से आए हुए लोग हैं। जो सप्त सिंधु प्रदेश वाले कौन बताता है इनको? तो अविनाश चंद्र एंड संपूर्णानंद जो है इनको बताता है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वहां के है ये। अब देखो ब्रह्मश्री प्रदेश जो बताते हैं वो है गंगानाथ, जहां ये बताते हैं कि गंगा और यमुना का जो द्वार क्षेत्र है ये वहां से थे। गंगानाथ जहां है वो बताते हैं कि ये जो ब्रह्मश्री प्रदेश है, जो गंगा और जो यमुना का क्षेत्र है, ये वहां के हैं। और तिब्बत का पठार से कौन बताते हैं इनको? दयानंद सरस्वती जी। और देखो सबसे प्रमाणित मत है, मैं उसकी बात करती हूँ, आपको भी वही मत याद रखना है। अब देखो मध्य एशिया से इनको बताते हैं जो वो है हमारे मैक्स मुलर जी, ठीक है, मैक्स मुलर बताते हैं। और ये प्रमाणित मत भी है, इनका प्रमाणित मत यही है। मैक्स मुलर का प्रमाणित मत है कि ये मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। कहां से? ये मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। अब देखो इतिहास में जो कुछ जानकारी के आधार पर ही तो हम ये कहते हैं कि भाई हाँ ये प्रमाणित मत है, तो इनको कुछ प्रमाण तो मिला ही होगा। अब देखो प्रमाणों का आधार क्या क्या चीज हो सकते हैं? अभिलेख, मतलब पुरातात्विक स्रोत, पुराने स्रोत, और जो साहित्यिक स्रोत, जो लिखे गए स्रोत हैं, उन्हीं के आधार पर तो कहा जा सकता है कि भाई हाँ ये आर्य है वो कहां से आए। अब देखो वैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत देखो, पुरातात्विक स्रोत समझते हो? अभिलेख। अब 2 अभिलेख मिले हैं। सबसे पहले एशिया माइनर, यानी कि इसका दूसरा नाम है बोग जगोई का अभिलेख, बोग जगोई का अभिलेख, ठीक है, एशिया माइनर या बोग जगोई का अभिलेख। ये जो मिला है हमें, ये मिला है तुर्की में मिला है। और कब मिला था? 1400 ईसा पूर्व। देखो 1400 ईसा पूर्व में मिला था ये तुर्की में, ठीक है। ये जो कहता है कि मतलब एशिया माइनर या बोग जगोई वाला अभिलेख कहता है कि मतलब 1400 ईसा पूर्व में मिला है ये अभिलेख। कहते हैं कि यहाँ पर हित्ती और मितनी नाम के 2 कबीले रहते थे। हित्ती और मित्ती, देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, हित्ती और मित्ती नाम के 2 कबीले रहते थे। हित्ती और मित्ती नाम के 2 कबीले रहते थे। जो हित्ती कबीले का प्रमुख था उसका नाम था भाई सुबुलिमा, और जो मितनी था, जो मित्ती समुदाय का कबीला था, उसका प्रमुख था मतऊ अज्जा, ठीक है। 2 कबीले थे, मतलब जो 2 कबीले समुदाय थे, ठीक है। उनका जो प्रमुख था हित्ती का तो था सुबुलिमा, और मित्ती जो कबीले का प्रमुख था वो था मतई अज्जा, ठीक है। तो इन दोनों में मतलब एक जगह रहते थे, तो दोनों में 2 जगह एक शासन कैसे कर सकते हैं 2 लोग? तो इनमें दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। तो इतिहासकार बताते हैं कि मतलब इन दोनों में झगड़े होते रहते थे। तो एक जो
एक है फिर वो जो मध्य मध्य एशिया है, यहाँ से विस्तारित होकर अपना जो भारत है इस तरफ आए एक कबीले के लोग हैं वो, जैसे मान लो ये हित्ती रह गए हैं यहाँ पर, मिट्टी ने सोचा कि भाई ठीक है इसे रहने दो, शासन करने दो, मैं चलाता हूँ, तो ये है वो भारत की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये भारत की तरफ आ गया। तो यही बताते हैं कि भाई ये जो आए थे, जो ये मिट्टी या हित्ती समुदाय के कबीले आए थे वो ही आर्य है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। आए दिन इनमें झगड़े होते रहते थे, तो एक समुदाय है वो भारत की तरफ आ गया ऐसे। अब जो देखो दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण अभिलेख मिला है ईरान का कस्य अभिलेख। कौन सा? कस्य अभिलेख ईरान से मिला है। ये मिला है हमें, ये 1400 ईसा पूर्व का है, तो ये हमारा 1600 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रमाण मिलता है कि कुछ लोग जो आर्य लोग हैं वो ईरान से भारत की ओर आए थे, कि कुछ जो आर्य लोग हैं वो ईरान से 1600 ईसा पूर्व है वो ईरान से कहां की ओर आए? भारत की ओर आए, तो यही वो आर्य लोग है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये ईरान से आए और ये कहते हैं कि ये तुर्की से आए। ठीक है, ये अभिलेख जो एशिया माइनर का है ये कहते हैं कि ये तुर्की से आए और ये कहता है कि ईरान से आए 1600 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखो ये तो पुरातात्विक स्रोत हो गया। ठीक है, अब देखो साहित्यिक स्रोत की जो बात करूं मैं यहाँ पर, तो देखो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या होता है। वेद, मैंने बताया आपको कि वेद पहले में लिखे गए थे, वैदिक काल के दौरान लिखे गए थे, बाद में लिखे गए थे। और यहाँ पर देखो एक चीज मैंने मिस कर दी शायद। ऋग्वैदिक काल में जो, ऋग्वैदिक काल नाम इसीलिए पड़ा इसका, इस काल का, क्योंकि जो सबसे पहले लिखा गया जो वेद था वो हमारा था ऋग्वेद, और सबसे पहले यही वेद लिखा गया था, इसी कारण इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, और सेकंड बात, जो उत्तर वैदिक काल है इसे उत्तर वैदिक काल क्यों कहते हैं? तो वही आपने कलयुग नाम सुना होगा। कलयुग, कलयुग का सामान्य से अर्थ होता है लोहे का युग। ठीक है, हम बुराई से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ है कि जो उत्तर वैदिक काल में है बहुत बड़े स्तर पर लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे का प्रयोग होने लगा। इसी कारण इतिहासकारों ने कहा कि ऋग्वैदिक काल में तो बिल्कुल ही लोहे का प्रमाण नहीं मिलता, धीरे धीरे जो बाद में एक बड़े स्तर पर जो लोहे का प्रयोग हुआ, तो इतिहासकारों ने इसे उत्तर वैदिक काल बता दिया। तो इसे हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल अलग से और उत्तर वैदिक काल को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो साहित्यिक स्रोत में अगर वापस वेद, तो साहित्यिक स्रोत में वेद, वेद जानते हो चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो और ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल से मिलती है। अब देखो वेद, ब्राह्मण क्या है भाई? ब्राह्मण आप आज के समय में हम जाति विशेष से लेते हैं, लेकिन उस समय ब्राह्मण ये नहीं था। देखो पहले जो था वो जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वर्ण के आधार पर है वो व्यवस्था ये बंटी हुई थी। मतलब कैसे कि वर्ण जो रंग के आधार पर, रंग भेद होता था ना, काले और गोरे का, फिर वो कर्म के आधार पर हो गई कि मतलब जो अच्छा कर्म करेंगे वो लोग इस वर्ग के होंगे, जो बुरा कर्म करेंगे वो इस वर्ग में आएंगे। ऐसे कर्म के आधार पर बंट गई सारी चीजें। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जाति व्यवस्था में वो रूढ़िबद्ध हो गई, मतलब जाति के आधार पर लोगों को बांटने लगे। तो आपको पता है इसके परिणाम क्या क्या रहे थे। फिर तो जो ब्राह्मण थे उस टाइम, ये ब्राह्मण वो नहीं थे जो आज हम पढ़ रहे हैं। देखो ये सामान्य ही व्यक्ति थे, लेकिन जो वेद थे हमारे, ये पद्य भाषा में लिखे गए थे, मतलब काव्य के रूप में, जैसे रहीमदास जी, कबीर जी के दोहे पढ़ते हैं ना, उस भाषा में लिखे गए थे। तो इनको जो सरल रूप में लिखा था, सरल भाषा में लिखना, वो है ब्राह्मण। मतलब कि सरल भाषा में लिखना उसे कहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, तो ये सामान्य लोग थे, लेकिन वही धीरे धीरे जो, क्योंकि ये सरल भाषा में लिखते थे, मतलब जो वेदों का सरल भाषा में अनुवाद करते थे, ये प्रकांड विद्वान बन गई। तो धीरे धीरे ये जो सामान्य लोग थे वो अपने आप को वही बहुत ज्यादा बड़ा समझने लगे और प्रकांड विद्वान बन गए। तो ज्ञान इनमें ज्यादा आने लगा, तो लोग इनका ज्यादा सम्मान करने लगे, पूजने लगे, तो इनसे पूजा पाठ करवाने लगे, क्योंकि इन्होंने जो
वेदों का अध्ययन किया और उनको सरल भाषा में किया, तो जाहिर सी बात है ज्ञान विद्वान तो बनने ही थे। अब देखो आरण्यक क्या है, गुरु ने जो शिष्य को ज्ञान दिया था जंगलों में जाकर, उसे आरण्यक कहते हैं। अब उपनिषद या वेदांत, जो उपनिषद है वो वेदों के अंत में जोड़े गए थे। ठीक है, गुरु प्लस शिष्य का जो वार्तालाप होता था, कम्युनिकेशन होता था, उसे कहते हैं हम उपनिषद। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें मतलब माइंड में अभी भी आ रही है जो छूट गई थी बीच में। तो देखो कि जो अब वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो वैदिक काल की मैंने बताया कि जानकारी है वो वेदों से मिलती है हमें। जो हमारे 4 वेद हुए, सबसे पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद की जानकारी, ऋग्वेद काल में ऋग्वेद लिखा गया था। और जो वैदिक काल, इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जो आर्यों की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक जितनी भी व्यवस्थाएं थी, उनका निर्धारण वही वेदों के द्वारा होता था। मतलब उस टाइम के जितने भी लोग थे वे सभी वेदों के में लिखी हुई चीजों का अनुसरण करते थे। ठीक है, मतलब कि जितनी भी उनका सोशलाइजेशन कल्चर था, राजनीतिक जीवन था, वो सारा वेदों के द्वारा ही डिसाइड होता था। तो आज जो हमने पढ़ा वैदिक काल का एक सामान्य से परिचय पढ़ा। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।